हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरिक कंसेप्ट्स अनलिशिंग द कंसेप्चुअल लर्निंग। आज का लेक्चर जो है फ्लूइड मैकेनिक्स के पूरे कोर्स का हार्ट है, ये मान के चलो। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस पहले समझ लेते हैं कि क्या है। मान लो कि एक पाइप से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है और यहाँ पर एक वाल लगाया है और आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आपके सर या आपके बॉस ने आपको पूछ लिया कि भाई आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, यहाँ पे फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। एक सेक्शन यहाँ पे मार्क किया उन्होंने और बोला कि भाई इस सेक्शन पे जस्ट अ मिनट, और उन्होंने ये कहा कि इस सेक्शन पे आप मुझे फ्लूइड की एनर्जी निकाल के दिखाओ, कितनी एनर्जी से, मतलब ये कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहा है तो कितनी एनर्जीज पर सेकंड फ्लो कर रही है फ्लूइड के साथ में, या तो इस सेक्शन में कितनी एनर्जीज है। तो ये एक एक सेक्शन पे अगर फ्लूइड की एनर्जी निकालनी है, उनका क्वांटिटी, फ्लूइड की एनर्जी का क्वांटिफिकेशन चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? उसका जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको बर्नौलीज इक्वेशन से। ठीक है, तो आज बर्नौली का इक्वेशन देखने वाले हैं वो क्या है और उस बर्नौली ने एक्चुअली क्या डिफाइन किया था उसका थ्योरम भी देखने वाले हैं और वही हम लोग यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में। तो ये मान के चलो कि ये लेक्चर जो है फ्लूइड मैकेनिक्स एंटायर कोर्स का हार्ट है, तो अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अब वी विल स्टार्ट द बर्नौलीज इक्वेशन फ्रॉम वेयर वी हैव स्टॉप्ड इन द लास्ट लेक्चर, जहां पर हमने यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया था। हम ये इक्वेशन तो ऑलरेडी एक लेक्चर में आ चुके थे, प्रीवियस लेक्चर में, तो जिन्होंने भी ये लेक्चर नहीं देखा है प्रीवियस वाला, काइंडली गो बैक एंड सी कि ये इक्वेशन कैसे डिराइव हुआ था। अब इस इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ, इफ आई इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स, तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए, इंटीग्रेशन के बाहर मैं रो को ले लूंगा, मतलब मैं रो डेंसिटी को वेरिएबल नहीं मानता हूँ। इसका मीनिंग कि दैट इज कांस्टेंट, तो मतलब फ्लो क्या हुआ? इनकम्प्रेसिबल हुआ। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए मैं डेंसिटी को बाहर ले लूंगा। डीपी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? पी, तो पी बाई रो आ जाएगा, प्लस वी डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू, प्लस जी तो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीजेड विल बी जस्ट जेड इक्वल्स टू। अब देखिए, ये सारा इंटीग्रल तो परफॉर्म किया आपने, लिमिट्स कहीं पर भी नहीं लगाई, तो हर एक के लिए कांस्टेंट आपको ऐड करना बनेगा, C1 C2 C3, बट मैं सबका कांस्टेंट एक साथ में ऐड कर दे रहा हूँ C करके, और उसको मैं राइट साइड लेके चला जाऊंगा। यहाँ पे जीरो बनेगा तो उसकी बजाय मैं C लिख दूंगा कांस्टेंट। अल्टीमेटली कांस्टेंट इस लेफ्ट साइड में आता, बट उसको मैं अगेन नया कांस्टेंट डिफाइन कर रहा हूँ राइट साइड में ले जा करके, जो कांस्टेंट C है। अब इसका मीनिंग क्या है समझो, इस टर्म का मीनिंग क्या है? मैं इनफैक्ट पूरे इक्वेशन को मैं जी से डिवाइड कर लेता हूँ, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड, पूरे इक्वेशन को मैं जी से डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर भी जी, यहाँ पर भी जी, यहाँ पर भी जी, जी जी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए खाली जेड बचेगा, इक्वल्स टू सी बाई जी करेंगे तो अगेन वो एक और कांस्टेंट हो गया, उसको बोलते हैं सपोज कांस्टेंट के फॉर एग्जांपल, या इसको हम के मान लेते हैं और उसको हम कहते हैं सी, इसको के मानते हैं बिकॉज जनरली हम सी इज यूज फॉर, इसको हम कांस्टेंट के मानते हैं और इसको के बाई जी को हम सी कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट, ये कांस्टेंट कह लेते हैं इसको, दिस इज नथिंग बट दी बर्नौलीज इक्वेशन। क्या है ये? बर्नौलीज इक्वेशन। अब इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि ये इक्वेशन जो है इसमें सारे एनर्जी चीजें आ गई। अब ये देखिए एनर्जी चीजें क्या है, अब मैं हर एक टर्म को समझाता हूं। तो लेट्स से कि P बाई रो जी जो है वो क्या है? ये पहला टर्म P बाई रो जी जो है आप चेक करेंगे, ये और कुछ नहीं है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग दी प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट। मतलब कोई भी सेक्शन पे अगर आपने P बाई रो जी निकाला, मतलब प्रेशर डिवाइड बाई डेंसिटी और जी से डिवाइड किया, तो प्रेशर उस सेक्शन में प्रेशर आपने फाइंड किया और रो जी से डिवाइड किया ना, तो ये पैरामीटर दिखाएगा ना, वो क्या दिखाएगा? प्रेशर एनर्जी ऑफ द फ्लूइड एट दैट सेक्शन पर यूनिट वेट। मतलब एक न्यूटन वेट अगर फ्लूइड वहां से फ्लो हो रहा है तो उस एक न्यूटन फ्लूइड के पास में कितनी प्रेशर एनर्जी है, मतलब ये इसका यूनिट क्या होगा? जूल्स पर न्यूटन। ठीक है, सिमिलरली ये जो वी स्क्वायर बाई टू जी है, ये वी स्क्वायर बाई टू जी क्या दिखाता है? दिस इज शोइंग यू एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, और इसका भी अगेन यूनिट है जूल्स पर न्यूटन। तो ये अब देखिए काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कैसे करते थे? 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर को मैं mg से डिवाइड कर लूँ तो क्या मिलेगा? mm कैंसिल v स्क्वायर बाई 2g, तो वही है mg क्या है? मेरा वेट ऑफ द फ्लूइड। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड आपको v स्क्वायर बाई 2g देगा। मतलब जो पाइप का फ्लो हो रहा है उस पाइप के कोई भी सेक्शन पे आपने v स्क्वायर बाई 2g निकाल लिया, मतलब वेलोसिटी निकाल के उसको स्क्वायर करके 2g से डिवाइड कर लिया, तो वो वैल्यू जो दिखाएगा वो क्या दिखाएगा? उस सेक्शन पे आपका फ्लूइड का काइनेटिक एनर्जी उतनी जूल से 1 न्यूटन पानी का या 1 न्यूटन फ्लूइड का
ठीक है। सिमिलरली ये Z जो है वो क्या दिखा रहा है, Z दिखा रहा है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वेट, ठीक है। इसका भी यूनिट जूल्स पर न्यूटन ही है। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgz, और उसको पर यूनिट वेट करते हो तो mg से डिवाइड करते हो तो mg कट जाएगा, अल्टीमेटली z ही बचेगा देखा जाए तो ये z क्या है, भले आपको लगता है कि वो डिस्टेंस है मीटर में, बट ये जूल्स पर न्यूटन बेसिकली मीटर में कन्वर्ट तो होता है, बिकॉज जूल्स इज आपकी एनर्जी, एनर्जी इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का न्यूटन इनटू मीटर अपॉन न्यूटन, तो न्यूटन न्यूटन कर जाएगा, अल्टीमेटली मीटर बचेगा। बट ये मीटर नहीं है, उसका मीनिंग क्या लेना है आपको कि इतनी एनर्जी उस फ्लूइड में है एट दैट सेक्शन इन टर्म्स ऑफ जूल्स फॉर 1 न्यूटन ऑफ फ्लूइड वेट, ठीक है। तो ये तीनों, आप कोई भी पाइप से अगर फ्लूइड का फ्लो हो रहा है ना, तो उसके पास प्रेशर एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब तीनों का एडिशन करा और कांस्टेंट आया, इसका मीनिंग क्या है, अलग अलग सेक्शंस पे जैसे ही आप ये बेसिकली और कुछ नहीं, ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और कुछ नहीं हुआ। ये एक पाइप आपने ले लिया, इस पाइप से अगर फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, तो आप कह रहे हो कि हर एक सेक्शन आप लोगे तो ये तीन चीज का एडिशन कांस्टेंट रहेगा, E1 E2 E3 निकालोगे आप एनर्जी ऐड करके, तो एडिशन कांस्टेंट रहेगा। इसका मीनिंग क्या है कि आप कह रहे हो कि एनर्जी इज कंजर्व। तो बर्नौली इक्वेशन जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन को दे रहा है, बट ये इक्वेशन जो है वो कुछ टाइप के फ्लो के लिए ही हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम डेरिवेशन में यूज किए हैं। पहला तो मेरा फ्लो जो है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, और आपके सिलेबस में अंडरग्रेजुएट करिकुलम में सारे यही फ्लो पढ़ने वाले हैं। फिर आपका फ्लो आइडियल होना चाहिए, मतलब इनविसिड, इनविसिड मतलब कि विस्कोसिटी की इफेक्ट को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। फिर आपका फ्लो जो है वो इरोटेशनल होना चाहिए, इरोटेशनल फ्लो, और फिर आपका फ्लो जो है वो स्टेडी होना चाहिए। तो अगर आपका फ्लो स्टेडी, इरोटेशनल, इनकम्प्रेसिबल और इनविसिड है, तो आप बर्नौली इक्वेशन को यूज कर सकते हो, ये वाला P/ρg प्लस v² प्लस z इक्वल्स टू कांस्टेंट उस फ्लो के हर एक सेक्शन में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और हाँ, एक और चीज यहां पे मैं कहना ये रह गया कि ये जो P/ρg है, इसको हम लोग जनरली और कई बुक्स में या तो कोई न्यूमेरिकल में कहीं भी आप पाते हो, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर हेड, प्रेशर हेड, और दिस इज ऑल्सो नोन एज काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल हेड। ये अलग टर्मिनोलॉजी है और कुछ नहीं है। तो कभी न्यूमेरिकल में ये वर्ड दिखते हैं तो कभी टेंशन मत लेना कि ये क्या है। ये P/ρg इज पोटेंशियल हेड, v²/2g इज काइनेटिक हेड, और z इज दी सॉरी ये प्रेशर हेड है, काइनेटिक हेड है, और ये आपका पोटेंशियल हेड है। सो अभी ये जो मैं इंडस्ट्री में दिखा रहा हूँ, जितनी भी प्रोसेस इंडस्ट्री है, जितनी भी आपकी पावर प्लांट्स हैं, उन सारे में जो पाइप नेटवर्क में फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, कोई भी सेक्शन पे आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज द एनर्जी कंटेंट, तो E1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आप सिंपली क्या कर लो, E1 इज इक्वल्स टू P/ρg प्लस v²/2g प्लस z। तो ये आपका अल्टीमेटली हो जाएगा एनर्जी, टोटल एनर्जी कंटेंट बाय द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप और एनी सेगमेंट फॉर 1 न्यूटन ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अब यहां पर जो हम कहते हैं कांस्टेंट, हम आगे देखने वाला है कि ये कब एप्लीकेबल है, और उसका जो पर्टिकुलर अजम्पशन हमने देख लिए कि इस पर्टिकुलर फ्लो के लिए वो एप्लीकेबल होगा। बट कंडीशन यहाँ पर ये है कि वो दो सेक्शन की जब बात कर रहे हैं कि ये कांस्टेंट रहेगा, तो तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक उस लाइन के अंदर आप लोग पंप या टर्बाइन जैसे कोई डिवाइस को नहीं देखते हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आता है तो देखेंगे आगे कैसे उसको यूज करना है। तो आई होप कि ये इक्वेशन का समझना बहुत जरूरी था, बर्नौलीज इक्वेशन को। इसी को आगे एग्जाम्पल में यूज करते रहेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगा कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।